फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिज़िक्स 11th NCERT। आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे मेरी पिछली 2 वीडियोस पे। और मेरी पहली वीडियो जैसा कि फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन पे थी, और दूसरी वीडियो में मैंने क्लास 11th की फ़िज़िक्स को चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक मीन्स मेज़रमेंट से ग्रेविटेशन तक बहुत ही जो है इंट्रोडक्शन दिया, उसका एक्सप्लेन किया। और उस चैप्टर के अंदर क्या है, हमें क्या करना है, एज अ इंट्रोडक्शन दिया। मैं डेप्थ में नहीं गया वहाँ पर क्योंकि अभी हमने स्टार्ट जो है नहीं किया है फिज़िक्स को। और जो हमारा पार्ट बच गया था चैप्टर 7 से लेके और चैप्टर 10 तक, वो हम आज कवर करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ आप बने रहिए। और मेरा आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 11th और 12th और 10th के स्टूडेंट्स जो साइंस जो 11th 12th में जिनके पास है, उनको आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि मैं भी एक जो है स्मॉल स्टेप जो है यहाँ पर एजुकेशन स्टडी का ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए इसमें। तो चैप्टर 6 ये स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 7 मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कोई यहाँ पर बिजनेस पर्पज़ से नहीं, केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ से अगर आप आगे मेरा ये देख रहे हैं इस पार्ट को, तो आप जो है पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ तक कवर किया है और अब हम आगे जो है कवर अप कर रहे हैं। सो चैप्टर जो है 7 हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो यहाँ पर जो है बल्क मैटर जो है वो क्या है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया है, इन डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एज अ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है। और बल्क मैटर यहाँ पर क्या है, हम बल्क मैटर जो हमारे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे इस चैप्टर में। तो जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स और एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलके जो मैटर बनता है वो सारा बल्क मैटर उसको हम बोलते हैं। स्मॉल जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जब एक दूसरे से कंबाइंड होके जो एक मैटर बनाते हैं, जो एक सब्सटेंस ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, वो बल्क मैटर होता है। तो बल्क मैटर जो है सॉलिड जो है, यहाँ पर हम सॉलिड जो है, सॉलिड लिक्विड और गैस मैटर की 3 जो है हमारे पास स्टेट्स होती हैं। और हमने जैसे कि चैप्टर 5 में पढ़ा था, वहाँ हमने रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन से रिलेटेड पढ़ा था। रिजिड यू मीन्स सॉलिड, आप सभी को पता है सॉलिड जो है बॉडीज वहाँ पर हमने पढ़ी थी, लेकिन इलास्टिसिटी वहाँ हमने नहीं पढ़ा था। चैप्टर 5 में इलास्टिसिटी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वहाँ हमने एक्चुअली में क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो शेप और साइज है उसमें चेंज नहीं आता, जो हमने रोटेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में चेंज आता है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हर एक मैटर जो है बल्क मैटर यहाँ मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बनता है, क्लियर। और हर एक जो है कोई भी आइडियली रिजिड बॉडी नहीं होती। आप सभी को पता है आइडियली रिजिड बॉडी नहीं होती कोई भी, क्योंकि आइडियली रिजिड होने के लिए उसको क्या चाहिए कि डिफॉर्म वो इलास्टिसिटी खो दे, बिल्कुल इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी ना हो। तो ऐसा कोई भी जो है मैटर नहीं है जिसके पास इलास्टिसिटी बिल्कुल जीरो हो। हम नेग्लिजिबली मानते हैं, नेग्लिजिबली जीरो, लेकिन जीरो नहीं होती कभी भी। सो यहाँ हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। इस चैप्टर जो है, चैप्टर के पार्ट्स हैं। यहाँ पहला पार्ट जो है हम इसका है सॉलिड। यहाँ सॉलिड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 7 के पार्ट 1 में सॉलिड मैंने अभी आपको बताया, जिसके पास एग्जैक्ट मास, साइज और शेप होती है, वो सॉलिड में कैटेगरी में आता है। फ्लूइड जो है सेकंड में हम पार्ट में पढ़ेंगे हाइड्रोफ्लूइड्स। सॉरी, फ्लूइड जो है
एक फ्लूइड के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड इसके पार्ट में, जो कि हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोस्टैटिक। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक। अब ये क्या है सॉलिड, मैंने आपको बताया क्या है। यहाँ पर सॉलिड की जो है काफी कुछ पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, तो उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशंस जो है बदल जाते हैं। जैसे मैं किसी एक एल्यूमिनियम के पाइप को अगर फोर्स लगाता हूँ बाहरी तौर बाहर से, तो वो स्ट्रेच होता है। अगर कंप्रेस करूंगा तो वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो उसका डायमेंशन में चेंज आ रहा है। अगर मैं किसी बॉल को अगर जो है कंप्रेस करता हूं, तो उसके वॉल्यूम में, डायमेंशन में चेंज आ रहा है। तो यही हम यहाँ पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, हुक्स लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो काफी कुछ नॉलेज हमें मिलेगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज जानना। एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, जैसा कि आज हम मॉडर्न डेज में देखते हैं, ब्रिजेस जो हम बनाते हैं, ब्रिज, उनमें बहुत इंजीनियरिंग का काम है। यहाँ पर इस यूनिट से हमें वो पता चलेगा। और क्रेन जैसे हैवी लोड को लिफ्ट कराना है, और उसकी कितनी जो है क्रेन की जो लोडेड वायर है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक्चुअली निकल टाइटेनियम से वो बनती है, और स्टील से 10 से 30 टाइम्स जो है ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी होती है। निकल टाइटेनियम बहुत ही जो है अच्छा मेटीरियल अलॉय है, और बहुत सारे ब्रिजेस में उसको यूज किया जाता है, और काफ़ी जगह बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, जो हाईली जो है जिसकी स्ट्रेंथ होती है, और वो इलास्टिसिटी भी बहुत होती है, ताकि रिगेन वो अपनी पोजीशन करे। अगर अर्थक्वेक आता है या कुछ भी ऐसा घटना घटती है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है उसकी, लेकिन वो पोजीशन को भी अपनी रिगेन करता है ड्यू टू इलास्टिसिटी। That's why it is very important. Applications of the properties of bulk matter is pretty much important for all the students. और सॉलिड्स में इतना हम यहाँ कवर करेंगे। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन है। स्ट्रेस आप पता है, स्ट्रेस एक्चुअली में एक फोर्स ही होता है, फोर्स किसी चीज पे लग जाना, फोर्स को स्ट्रेस बोला जाता है। आपको पता है स्ट्रेस ले ली कोई स्ट्रेस, मेरे भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, ये एक तरह से जो है प्रेशर ही इसको माना जाता है। और स्ट्रेस जो है फॉर्मूला इसका होता है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। और एक स्ट्रेन टर्म होती है जो कि ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो ये स्ट्रेन होता है, और इन्हीं के इर्द गिर्द यूनिट घूमती है। फिर हम यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं, इनके कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे। और हुक्स लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी नॉलेज देता है कि कहाँ पर किस पर्टिकुलर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, कहाँ वो ब्रेक हो जाएगा, डक्टिलिटी कितनी है, और इलास्टिक फटीक कितना है। उसका इलास्टिक फटीक यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है। डिफॉर्मेशन, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगाते हैं तो डायमेंशन में चेंज आता है, कॉन्फ़िगरेशन में। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है बोर्न हो जाती है। और जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस से अपनी पोजीशन गेन कर देती है। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और इलास्टिसिटी भी यही है। तो इलास्टिक फटीक एक टर्म है जहां पर बार बार अगर किसी चीज का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वीक होने लगती है, तो उसे इलास्टिक फटीक बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट भी होती है, जहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स की एक्चुअली मैक्सिमम लिमिट होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की। अगर उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इलास्टिक लिमिट के बाद अगर लगाया जाए तो वो ब्रेक हो जाता है एक्चुअल में। तो यही जो है हम सारा इसमें पढ़ेंगे सॉलिड्स में। हाइड्रोस्टैटिक क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फ्लूइड, लिक्विड, और स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, रुका हुआ। यहाँ हम जो है पढ़ेंगे एक फ्लूइड की स्टेशनरी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। जैसे प्रेशर,
ये बहुत अच्छी टर्म है। रुके हुए फ्लूइड की जो एक प्रॉपर्टी है वो प्रेशर भी है, और प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ इन्वर्सली है एरिया के, एरिया कम होगा तो ज़्यादा होगा प्रेशर। ये पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये पास्कल लॉ भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पास्कल लॉ में क्या आएगा कि रुके हुए अगर जो है फ्लूइड जब रेस्ट में होता है तो वहाँ पर हर एक जो पार्टिकल है फ्लूइड का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा थ्रू आउट द लिक्विड। ये पास्कल लॉ जो है इसको एक्सप्लेन करेगा। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है। आप जाते हैं कार वॉश कराने, अपनी व्हीकल्स को वॉश कराने, व्हीकल वॉशिंग स्टेशन वहाँ होता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। हाइड्रोलिक जो है एक हाइड्रोलिक प्रेशर से उसको अप किया जाता है, और थोड़े से जो फोर्स में आप इतनी हैवी चीज को अप कर देते हैं। तो ये जो है हम यहाँ सब पढ़ेंगे। पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक गाड़ियों के पीछे जो लिखा रहता है इमरजेंसी ब्रेक्स, इट मींस इमरजेंसी ब्रेक्स जो लिखा है वो भी हाइड्रोलिक जो है प्रॉपर्टी पे ऑपरेट हो रहे हैं वो ब्रेक्स। तो प्रेशर की वहाँ पर पास्कल लॉ की जो है एप्लीकेशन ये यूज होती है। उसके बाद एक इस यूनिट में हम सरफेस टेंशन, बहुत अच्छी जो है डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है। सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, सूप है, हम ये चीज़ प्रैक्टिकल जो है लाइफ में देखते हैं। वहाँ हम क्या देखने को मिलता है, अगर थोड़ी देर वो रखा रहे तो उस पर एक लेयर बन जाती है। आपने सभी ने देखा होगा एक लेयर बन जाती है। तो वो लेयर एक्चुअल में ड्यू टू सरफेस टेंशन बनती है। तो एक मेम्ब्रेन होता है, सरफेस टेंशन एक मेम्ब्रेन होती है जो एक अपर जो सरफेस होता है किसी भी फ्लूइड का, लिक्विड का, तो वहां पर स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन बन जाती है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द वाटर। सो वाटर और एनी फ्लूइड, सो यही जो है सरफेस टेंशन होती है। बहुत सारी इसकी भी एप्लीकेशंस हैं। तो जो वाटर होता है या बारिश की बूंद जब गिरती है या कोई भी ऐसी फ्लूइड का जब ड्रॉपलेट होती है वो क्या करती है कि मिनिमम सरफेस एरिया को अक्वायर करने की कोशिश करती है। वो कोई भी ड्रॉपलेट ऑफ फ्लूइड तो वो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। तो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने के लिए स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो बना देती है वो सरफेस टेंशन है। सो यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे और भी क्या नाम है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है यहीं पे पास, हाइड्रोस्टैटिक में ही उसका भी यूज़ है। तो सब यहाँ जानेंगे यूनिट में, इंट्रोडक्शन ये पार्ट है। तो थर्ड आता है हाइड्रोडायनामिक। यहाँ फ्लूइड अब रेस्ट में नहीं है, यहाँ फ्लूइड अब मोशन में आ चुका है। डायनामिक मींस मोशन। मैंने फर्स्ट जो है सेकंड अपनी वीडियो में बताया काइनेमैटिक्स में, हम हर जगह 11th क्लास में एक्चुअली मोशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। मोशन जो है हम पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड यूनिट में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में भी रोटेशन ऑफ मोशन था, सिक्स्थ में ग्रेविटेशन में कुछ पार्ट मोशन का पढ़ा, और अभी फिर यहाँ भी मोशन। तो हाइड्रोडायनामिक मींस फ्लूइड का जो फ्लूइड जब मोशन में आ जाता है तो वहां पर जो है क्या उसकी प्रॉपर्टीज शो वो करेगा। तो यहाँ विस्कोसिटी एक टर्म आप स्टार्टिंग में ही देखोगे। विस्कोसिटी एक्चुअल में क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है। जब आप वाटर को या हनी को एक्सपेरिमेंट करते हैं, वाटर को आप फ्लो कराते हैं, एक तरफ से हनी को फ्लो कराते हैं, तो कौन सा जल्दी फ्लो करता है, वाटर। हनी नहीं करेगा, क्योंकि जो लेयर्स हैं हनी की, शहद की जो लेयर्स हैं वो फ्रिक्शन ज़्यादा, वहाँ विस्कोसिटी ज़्यादा, तभी बोलते हैं विस्कस वो चीज़ होती है। जैसे गोंद होता है, गम होता है जिससे हम चिपकाते हैं, वो भी विस्कस है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे जो फ्लूइड्स हैं विस्कस भी होते हैं, जेल टाइप होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, उनकी ये प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। जैसे वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वहाँ विस्कोसिटी कम है, क्योंकि जो अब लेयर्स होती हैं, पैरेलल लेयर्स होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं बहुत जो है वो। तो वहाँ हम देखेंगे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड जो हैं हो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत कम जो है विस्कोसिटी पैदा करते हैं वहाँ पर। तो विस्कोसिटी के बाद जो है इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ बनता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी प्रेशर से रिलेटेड है। एक्चुअली यूनिट ही सारी डिपेंड करती है यहाँ प्रेशर पे। तो यहाँ भी हम प्रेशर वॉल्यूम को पढ़ेंगे और एरिया को कैसे एक, जैसे हम पाइप से पानी जो है देते हैं, और पानी जब पाइप से चलता है टैप के थ्रू, तो हम देखते हैं कि जो अगर सरफेस एरिया जो है, सर्कुलर सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होगा उसका, तो जो जो वेलोसिटी है वाटर की वो बहुत कम होगी। और अगर हम उसको दबाएं, सरफेस एरिया को पाइप के कम कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो जो वेलोसिटी है वो बहुत तेजी से पानी फ्लो करता है उसमें से। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जो है बताया गया है कि क्या रिलेशन है प्रेशर का, वेलोसिटी का, वॉल्यूम का, वहां पर मास का, यही क्या रिलेशन है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जो है कवर करते हैं हम। इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, वो है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम जैसा कि आप जानते हैं, और 10th क्लास में भी आपने बहुत थ्योरम्स पढ़ी हैं, मैथमेटिक्स में भी। सो थ्योरम वर्ड यहाँ है बर्नौली थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम। और यहाँ कुछ इस यूनिट में स्टार्टिंग में हम कुछ फ्लो पढ़ते हैं वाटर के, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है एक, और टर्बुलेंट फ्लो होता है, जहाँ एक तो वाटर जो है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो फ्लो होता है जो स्ट्रीमलाइन, जहाँ पर वो जो फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स का एक लेयर में ही होता है, पैरेलल वो एक दूसरे के मूव करते हैं। वाटर का, फ्लूइड का जो फ्लो होता है, एक फ्लो में क्या होता है कि जैसे टर्बुलेंट फ्लो है, वहां पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है कवर एक दूसरे को जो है पैरेलली मूव नहीं करते हैं स्ट्रीमलाइन में, या फिर वो एक दूसरे के पाथ को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। वहां पर मिक्सिंग जो है हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो वो फ्लो भी पढ़ते हैं वाटर के। तो बर्नौली थ्योरम में एक्चुअली में वो हम जानेंगे, उसी की एक एप्लीकेशन है, हाईली डिपेंड ऑन द प्रेशर, प्रेशर की बहुत बड़ी है, काफ़ी एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम की भी। जैसे हम देखते हैं जब जो स्पिन होती है क्रिकेट में, गेंद स्पिन जो हम कराते हैं, स्विंग कराते हैं गेंद को, वो बर्नौली थ्योरम का ही जो है बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। एरोप्लेन जो उड़ता है, उसके विंग्स से जो विंड तेजी से गुजरती है, तो वहां पर प्रेशर जो है ऊपर के जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां पर जो है प्रेशर बहुत कम हो जाता है और नीचे का प्रेशर हाई हो जाता है। तो वो क्या करता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो जो है एरोप्लेन को जो है थ्रस्ट देता है ऊपर की तरफ, जिससे कि वो उड़ता है। उसके बाद जो है काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं बर्नौली थ्योरम की। जैसे रेलवे ट्रैक पे अगर हम बोलते हैं कि काफ़ी नज़दीक जो हमें नहीं रेलवे ट्रैक के खड़ा होना चाहिए जब ट्रेन आती है स्पेशली, क्यों, कहीं कहते हैं, बहुत बंदे कहते हैं कि भाई वो अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये भी बर्नौली थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। अगर हम ट्रैक के ज़्यादा नज़दीक खड़े होते तो ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड से आ रही है, एक्चुअली में क्या है कि जो तेज वेलोसिटी से मूव करती है हमारी तरफ, तो जो हमारा बीच का जो एयर है उसको वो अपने साथ फास्टली मूव कराएगी, जो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा ट्रेन के और हमारे बीच में। तो पीछे हाई प्रेशर होगा, यहाँ से तो आगे से तो हमारे जो है हवा तेजी से गुजर गई, पीछे का प्रेशर हाई है, तो हाई टू लो, हाई प्रेशर हमें पीछे से जो पुश करेगा फ्रंट लो की तरफ, तो उससे जो है हो जाएगा। और कई बार जो है तेज हवा चलती है तो हट की जो रूफ है वो उड़ जाती है, हाई टू लो प्रेशर ये भी। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस और है बर्नौली थ्योरम की, एप्लीकेशंस भरी पड़ी हैं। तो इतना ही जो है हम इसमें जानेंगे। कैपिलरी ट्यूब का भी क्वेश्चन है, बबल के भी कुछ डेरिवेशंस हैं पेपर में आते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक में इतना ही, और कुछ और 2 पार्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो सबको जानेंगे। हीट से रिलेटेड है, थर्मल कंडक्टिविटी, काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है हम देखेंगे। तो ये सिर्फ इतना ही इस यूनिट में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह सब जब हम पढ़ेंगे यूनिट को तब कवर करेंगे यहाँ पर। तो इस यूनिट में इतना ही है। तो नेक्स्ट यूनिट जो है हम अब करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी आपको, और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं बच्चे
थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली ये क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक मिक्सचर है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। यहाँ पे भी हम मोशन से रिलेटेड, पीछे हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर मोशन तो था लेकिन वो फ्लूइड का और जो है फ्लूइड और रिजिड बॉडी के बीच में हमने जाना था, मोशन कैसे रिजिड में और फ्लूइड में होता है, क्या क्या चेंजेस ला सकता है बॉडी के अंदर, डिफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या जानेंगे, मोशन ऑफ थर्मल जो है सबस्टांस, थर्मली कैसे जो है मूव करता है, हीट मूव करती है, टेम्परेचर जो है कैसे हमें फील होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, यहाँ इजीली जो है हमें पता चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू दी टेम्परेचर एंड हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, और इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द जो है ये चैप्टर घूमता है। तो हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स हीट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इसमें भी। यहाँ पर 4 प्रोसेसेस जो है होते हैं इसमें, एक्चुअली वो मेन है सबसे ज़्यादा। जैसे नंबर 1 है यहाँ पर आइसोबारिक होता है, वहाँ पर जो है प्रेशर कांस्टेंट में चलता है। आइसो बार के बाद आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ऐसे ही काफ़ी अलग अलग हैं और इनके एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे क्या नाम है, हम जो थ्रस्ट देता है हमारी रॉकेट, जो है रॉकेट प्रोपल्शन में थ्रस्ट मिलता है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स की एक एप्लीकेशन है। और फाइटर जेट्स, प्लेन उड़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन। इंजन को हम डिज़ाइन करते हैं, जब हम किसी इंजन को डिज़ाइन करते हैं, इंजन गाड़ी का इंजन है या किसी फाइटर प्लेन का इंजन है, जो वो भी हम सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स के पे ही डिपेंड है, क्योंकि हमें जो है वॉल को एडियाबैटिक रखना है, आइसोथर्मल रखना, आइसोबारिक रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, बढ़ाना है, घटाना है, कैसे जो है एक प्रोपल्शन जब होता है एक इंजन से जो है फास्टली जो है गैसेस निकलती है, हीट बढ़ाती है, कैसे आप मेंटेन करेंगे उसको, रिवर्सिबल करोगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या सब कुछ थर्मोडायनेमिक की जो है एप्लीकेशन। अगर जहाँ हीट और टेम्परेचर को अगर आप लेके आते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स की ही एप्लीकेशंस जो है वहाँ पर सारी काम आती हैं। यहाँ पर बेसिकली अभी जो है हमने इंट्रोडक्शन ही जाना है थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। एक्चुअली क्या है कि घूमता है चारों ओर इस चीज़ के पीछे कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ, एक्चुअल में क्या है कि लॉज भी हैं थर्मोडायनेमिक्स की, इस यूनिट में लॉज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ जो है हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन देता है, वहाँ पर हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन मिलती है कि टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है कि कोई हॉटनेस या कूलनेस नहीं, एक्चुअल में ये फीलिंग होती है। जैसे अगर सर्दी में हमें टैप वाटर ही जो है काफ़ी वार्म लगता है और गर्मियों में कूल लगता है, ये जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है तो उससे हमें फीलिंग आती है। जैसे मेरा हाथ सर्दियों में कूलिंग स्टेट पे रहता है, तो मैं अगर कोल्ड वाटर को टच करूंगा तो मुझे वो फिर भी वार्म लगेगा, क्योंकि मेरे हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। तो ये एक एक्चुअल में क्या है कि एक फीलिंग है, टेम्परेचर, हॉटनेस एक ये फीलिंग है, हीट एक फीलिंग है और कुछ नहीं है। तो बाकी जीरोथ लॉ इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। वहाँ पर एडियाबैटिक वॉल, ए बी सी जो भी है, हम कंटेनर में लेते हैं गैसेस और कैसे वो इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, सब अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन ही ऐसा जो है दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग जो है दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, हर टॉपिक मैं यही बता दे रहा हूँ। तो जब करेंगे तो फिर इसके बाद हम कार्नोट इंजन पढ़ेंगे। कार्नोट इंजन बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, उससे पहले हम जो है हीट इंजन पढ़ेंगे। हीट इंजन भी एक थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस है। स्टीम इंजन एक्चुअली में होता था, वहाँ पर एक वर्किंग सबस्टांस होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार, मोटरसाइकिल, अपनी बाइक्स, तो वहाँ जो इंजन होता है वो भी थर्मोडायनेमिकली ही
जो है मेकअप उसका किया जाता है, क्या उसमें लगाना है। फैन है जो उसकी टेम्परेचर को कूल रखता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखता है। और कहाँ से जो है सिंक कराना है गैस को, सोर्स क्या देना है हमें वर्किंग सब्सटेंस को। जैसे बाइक्स में वर्किंग सब्सटेंस गैस फ्यूल होता है, फ्यूल और एयर उस पार्किंग से जो है स्टार्ट होती है, फिर वो अपना प्रोसेस चलता है इंजन का, सारा हीट इंजन पे डिपेंड है, हीट इंजन करता है। एक हीट पंप होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं घरों में, वो हीट पंप होता है। एक्चुअल में क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस पे डिपेंड है। वैसे हम इरिवर्सिबल ही पढ़ेंगे, लेकिन इरिवर्सिबल जो है टर्म यहाँ पर सटीक नहीं है। एक दूसरी टर्म इसके लिए होती है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम यूनिट पढ़ेंगे। तो यही सारा घूमेगा इस रेफ्रिजरेटर में, जो है कैसे वो कूलिंग जो है करता है। और एसीज घरों में, एयर कंडीशनर कैसे कूलिंग करते हैं, अंदर के टेम्परेचर को वो बना के रखते हैं। कंप्रेसर कैसे जो है काम करता है कि अंदर की गैस को, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हीट पंप है, एसी भी एक हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर भी एक हीट पंप है। क्योंकि एक्चुअल क्या है कि एक्चुअल में तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लॉज क्या कहते हैं कि हाई जो टेम्परेचर है, हीट वहां पर है तो लो की तरफ मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर में है और एक ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर में है, तो टेम्परेचर मूव करेगा हाई जो है हाई स्टेट से लो स्टेट में। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस उल्टा है, रिवर्सिबल है, सॉरी इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस में चलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लो से हाई की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर करना पड़ेगा, एक वर्किंग सब्सटेंस चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज तो वो अपने आप ही बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही काम कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। एसीज में, रेफ्रिजरेटर में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वो लो टेम्परेचर से हाई की तरफ, क्योंकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन उसको करना है। तो ये सब हीट पंप करेगा हमारा। हीट पंप जो है यही काम करता है। तो हीट पंप हो गया, हीट इंजन हो गया, कार्नोट इंजन हो गया, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस हैं। और यही जो है थर्मोडायनेमिक्स है। प्रैक्टिकल बहुत सारी एप्लीकेशंस है थर्मोडायनेमिक्स की। और इसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम यूनिट जो है हमारी नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम जो है नेक्स्ट यूनिट करेंगे यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी जो है हम पढ़ेंगे, किसकी, गैसेस की। जी हाँ, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड देयर काइनेटिक थ्योरीज। तो बिहेवियर क्या है गैसेस का एक्चुअल में, ये यूनिट नंबर 9 है हमारी। एंड काइनेटिक थ्योरी, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। एक्चुअल में क्या है कि आइडियल जो वर्ड है, आइडियल गैसेस, क्या है आइडियल गैस। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और। आइडियल गैस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा जो है लेंथी हो जाता है, कोई बात नहीं। हम आगे से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और 2-3 ही टॉपिक्स कवर करेंगे बस। जल्दी हम पढ़ते हैं आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैसेस। यहाँ बिहेवियर पढ़ेंगे, आइडियल गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, उनकी काइनेटिक थ्योरी, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी। उसके लिए हम अजम्पशंस हैं हमारे पास बहुत सारे। तो आइडियल गैस एक्चुअल में क्या है, आइडियल गैस वो गैस है जो गैसेस के लॉज को जो है कंप्लीटली जो है कवर करती है, उनको मतलब मीन्स उनको फॉलो करती है कंप्लीटली। और लॉज कौन से हैं गैसेस के, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, लसिक लॉ है। ये जो लॉज हैं हमारे जितने भी, इनको अगर कोई गैस फॉलो करती है अच्छे से, तो वो आइडियल गैस मानी जाती है। एक्चुअल में आइडियल गैस नहीं होती कोई भी। एक्चुअल में आइडियल गैस कोई भी कंप्लीटली जो एक गैस होती है आइडियल, वो नहीं होती। तो रियल गैस जो है नहीं होती कंप्लीटली। तो आइडियल गैस यही होती है। इसकी कुछ अजम्पशंस है आइडियल और परफेक्ट गैस की। जैसे इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हम बहुत जो है नियरली ज़ीरो मानते हैं। मॉलिक्यूल्स का मास जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स का मास शुड बी ज़ीरो। एंड सेकंड अजम्पशन क्या है हमारी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ना ही अट्रैक्शन होना चाहिए, there should be no attraction in between the molecules of the gases and no repulsion।
ऑल्सो, बिकॉज रिपेल और अट्रैक्शन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट या आइडियल गैस के जो है बिहेवियर को शो करेगी। तो एक्चुअल में नहीं होती कोई भी। फिर काइनेटिक थ्योरी हम पढ़ेंगे। अब एक पीवीआरटी इक्वेशन है, ये एक जो है इक्वेशन है गैसेस की ही इक्वेशन है, आइडियल गैस की, परफेक्ट गैस की इक्वेशन है, फॉलो करती है। काइनेटिक थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, सेल्सियस जो है पहले हुए थे जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस हमें दी थी। काफ़ी सारी अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की भी। तो बिहेवियर जो है ऑफ मूविंग एटम और मूविंग मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस, जैसे फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि मास देयर शुड बी, मास ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी जीरो ऑफ द गैस, नेग्लिजिबली जो है मास होना चाहिए, नियरली जीरो, और जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होना चाहिए। ये भी एक जो है अजम्पशंस थी। काफ़ी सारी अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हमारे पास। तो जैसे उनकी जो इंट्रामोलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। सक्सेसिव कोलिजन जो है उनका, जो सक्सेसिव उनका मास जो इतना कम होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का कि दो मॉलिक्यूल्स के जो बीच की दूरी है उससे भी कम जो है उनका मास होना चाहिए। और सक्सेसिव कोलिजन्स जो उनके होते हैं वो रैंडमली जो मूव करना चाहिए। ये भी एक थ्योरी थी कि ये माना अजम्पशन में कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करने चाहिए गैस के। तो ये थ्योरी थी, इसी के बेस पे सारा सब कुछ है। वेसल में जो है, वेसल की वॉल पे जो है प्रेशर कैसे मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिलती है उनको और रिबाउंड होते हैं इलास्टिक कोलिजन से। वो काइनेटिक जो है उसी काइनेटिक एनर्जी से जो है हम इक्वेशन डिराइव करेंगे यहाँ पर परफेक्ट गैस की। तो इक्वेशन के बाद जो है हम काफ़ी सारे रिलेशन यहाँ पता करेंगे, प्रेशर का और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होगा। उसके बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हम सारे लॉज को कवर करेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और लसिक लॉ को कवर करेंगे यहाँ पर हम बहुत अच्छे से। उसके बाद जो है इस यूनिट में एक मैक्सवेल्स की जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी यहाँ पर है। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आरएमएस रूट मीन स्क्वायर की स्पीड कितनी होगी, और जो है एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होगी, ये सारा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मैक्सवेल्स की कुछ अजम्पशंस थी यहाँ पर, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मीनिंग क्या होगा कि जो जितनी, जैसे मान लिया ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूल की जो है अलग अलग गति है, स्पीड है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल मीन्स क्या है कि ये 2/1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट जितने भी हमारे पास रेंडमली जो है मोशन है उनका टोटल जो है टोटल कर देंगे। एक्चुअल में क्या है कि सॉरी ये नहीं है, ये तो रूट मीन्स के लिए, ये जो 2 है यही जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी मॉलिक्यूल की यही जो है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार कवर किया है मॉलिक्यूल ने, वही उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। तो ये सारा थ्योरी ऑफ गैसेस में चलेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। और 10th जो चैप्टर है इसके बाद बहुत लेंथी चैप्टर है, काफ़ी लेंथी है, लेकिन हम केवल इंट्रोडक्शन जानेंगे कि वेव क्या होती है, वेव नेचर, वहाँ पर वेव और ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन और वेव जो है यहाँ पर हम जानेंगे। 10th चैप्टर रिलेटेड है ऑसिलेशन और वेव से। ऑसिलेशन क्या होता है और वेव क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे ऑसिलेशन को, ये भी एक मोशन होता है, ऑसिलेशन भी एक मोशन ही होता है एक्चुअल में। ये हम पूरी फिजिक्स में जो है मोशन को ही कवर करेंगे, ऑसिलेशन भी एक मोशन है। सो चलिए, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, हम इसको नेक्स्ट में ही कवर करेंगे और वहीं से हम टॉपिक भी स्टार्ट अपने कर देंगे। तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई है। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, और कोई गलती हो तो
उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरे को, ताकि मैं उसको कवर करूं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हम जानेंगे कि हम इस पूरे इंट्रोडक्शन को जानेंगे ऑसिलेशन और वेव के। उसके बाद हम स्टार्ट भी कर देंगे अपना पहला टॉपिक जो है, हम वहीं से जो है स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक लॉज ऑफ मोशन या फिर काइनेमेटिक्स, इन दोनों यूनिट से कोई एक यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वहाँ लेंथी वीडियो नहीं होगा और मैं सही जो है आपको डायरेक्शन में पढ़ाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।